हो गया सर, ठीक। स्क्रीन बीच बेटे सभी के पास स्क्रीन आ गई है? ये सभी के पास स्क्रीन आ गई है क्या बेटा? आ गई। रमेश, हेलो हेलो रमेश बेटा, स्क्रीन आ गई? यस मैम आ गई। ठीक है बेटा, मैं पढ़ा रही हूँ। अपना लेसन चल रहा था जनसंख्या, जिसमें मैंने आपको जनसंख्या बता दिया था कि पूरे देश के अंदर जनसंख्या किस स्टेट के अंदर ज्यादा है, किस स्टेट के अंदर कम है। जैसे बताया, उत्तर प्रदेश स्टेट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला स्टेट है और सिक्किम सबसे कम। फिर पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व तो बताया था कि कहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और कहां पर जनसंख्या घनत्व का 2001 की सेंसस करना नेटवर्क इश्यू था बेटा, नेटवर्क चला गया था। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो, आ रही है मैम। ये आवाज आ रही है क्या? आ रही है तो मैम। हम जनसंख्या वृद्धि बता रहे थे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 2.4 है। यानी कि वैसे तो ये 2.4 जनसंख्या वृद्धि कम दिखाई देती है, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा है। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो दशकीय वृद्धि है और वार्षिक वृद्धि है, वो दोनों क्या है? उच्च है। नेचुरल सी बात है, जब वार्षिक वृद्धि ऊंच रहेगी तो दशकीय वृद्धि भी क्या मिलेगी? ऊंची मिलेगी। फिर मैं आपको आगे, आज हम हमारा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं कि इसकी 3 अवस्थाएं बताई थी कि जनसंख्या बढ़ने की 3 अवस्थाएं थी, जिसमें जनसंख्या किस अवस्था के अंदर बढ़ी थी और किस अंदर घटी थी, वो मैं आपको अब बताऊंगी। पहली अवस्था थी 1901 से 1921, यानी कि 1901 से 1921 की अवधि में भारत में जनसंख्या वृद्धि किस दर से घट रही थी या बढ़ रही थी, वो आज मैं आपको बताऊंगी। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर अवस्था कहा जाता है। जनसंख्या क्या थी? स्थिर थी, ना घट रही थी और ना बढ़ रही थी, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत कैसी थी? निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 और 21 के दौरान कैसी वृद्धि हुई? ऋणात्मक वृद्धि हुई। कल मैंने आपको बताया था कि वृद्धि 2 टाइप्स की होती है, ऋणात्मक और धनात्मक। अगर पॉपुलेशन किसी क्षेत्र की
100 है और 110, 105 या 102 हो जाती है नेक्स्ट ईयर, तो वो क्या होगी? धनात्मक वृद्धि। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 100 है और वो 90, 95 या 98 हो जाती है, तो वो किस प्रकार की वृद्धि होगी? ऋणात्मक वृद्धि होगी। तो 1901 और 21 में भी कैसी थी हमारी वृद्धि दरें? स्थिर थी, ना घट रही थी और ना बढ़ रही थी। और 1911 और 21 में क्या स्थिति थी? कि ऋणात्मक वृद्धि थी। और ऋणात्मक वृद्धि के क्या कारण थे? कि उस टाइम क्या था बेटा? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, यानी कि बच्चे पैदा भी ज्यादा होते थे और मर भी ज्यादा जाते थे। निम्न अवस्था स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं अधिकतर लोगों को की निरक्ष पर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी था। यानी कि उस टाइम में ज्यादा बच्चे पैदा होते थे, इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। दूसरी, मर क्यों जाते थे ज्यादा? क्योंकि स्वास्थ्य की इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, कोई भी महामारी वगैरह आ जाती थी तो जितने बच्चे पैदा होते थे उतने ही आमतौर पर मर जाते थे, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि कैसे होती थी? ऋणात्मक होती थी। एक संपूर्ण भोजन नहीं मिलता था, परिवार के ज्यादा सदस्य होंगे तो उनको संपूर्ण भोजन नहीं मिल पाने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि कैसी रहती थी? ऋणात्मक रहती थी। आपने अपने दादा परदादा से पूछा होगा कि दादी आप कितनी बहनें थी, या दादाजी आप कितने भाई तो थे? तो आपको सुनने में मिलेगा कि हम 5 बहनें थी, 5 भाई थे, या 6 भाई थे, 6 बहनें थी। क्योंकि उस टाइम निरक्षर लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे और उनकी केवल सोच यहीं तक काम करती थी कि अगर कोई बीमारी आ गई तो एक आधा मर गया तो एक आधा तो बचेगा। इस सोच को रखते हुए काफी बच्चों को जन्म दिया जाता था और उनकी केयर न, ज्यादा बच्चे होने के कारण उनकी केयर नहीं हो पाती थी और उनको संपूर्ण भोजन न मिलने के कारण, संतुलित या बैलेंस डाइट न मिलने के कारण भी वो मर जाते थे। तो 1901 से और 1921 के बीच की अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए तो कैसी थी? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर थी। नेक्स्ट आते हैं 1921 से 1951 की अवस्था। इस दशक में क्या हुआ? जनसंख्या की स्थिर वृद्धि थी। अवधि के इसको स्थिर वृद्धि की दर के रूप में माना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में क्या हो गया था? व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया था। आपको पता है 1947 में तो हम स्वतंत्र हो गए थे और ये कब का डाटा है? 1921 टू 1951, यानी कि 51 तक क्या हो गया था? स्वास्थ्य सुधारों में प्रगति कर ली गई थी, डॉक्टरी इलाज खोज लिए गए थे, बहुत सी बीमारियों के जो वैक्सीनेशन होने लगे थे, जैसे टिटनस का, हेपेटाइटिस का, इस प्रकार के जो एक गर्भवती औरत के जो महिला के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, छोटे बच्चे के 5 साल तक के जो इंजेक्शन वगैरह वैक्सीनेशन लगाए गए हैं, लगाए जाते हैं, इनकी खोज कर ली गई थी, जिसके कारण जो मृत्यु दर थी वो घट गई थी। क्लियर? तो मृत्यु दर को नीचे ला दिया और साथ ही साथ अच्छी परिवहन सुविधा और संचार तंत्र से में भी सुधार हुआ और फलस्वरूप जन्म दर ऊंची बनी रही। संचार की सुविधा हो गई, परिवहन की सुविधा हो गई, कि हमने मृत्यु दर पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन जन्म दर एज इट इज भी बनी रही, यानी कि बच्चे ज्यादा पैदा होते रहे। ठीक है, जिससे पिछले अवस्था की तुलना में वृद्धि दर कैसी थी? ऊंची थी। 1901 से 1921 की कंपैरिजन में 1951 के बीच क्या थी? जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि मृत्यु दर पे कंट्रोल कर लिया था। जैसे 10 बच्चे पैदा हुए एक पेरेंट्स के, या 8 हुए या 5, उनमें से एक आधे को दिया जाता था, मोस्टली को वैक्सीनेशन के द्वारा सही टाइम पे इलाज के कारण लिया जाता था। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी, कि महान आर्थिक मंदी कब आई थी? 1920 में। और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर काफी प्रभावशाली साबित हुई। सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ उसमें ये बढ़ी हुई जनसंख्या ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट तीसरी अवस्था आती है 1951 से 81 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना
जाता है। 1981 में अचानक क्या हो गई थी, जनसंख्या विस्फोट, यानी कि काफी जनसंख्या बढ़ गई थी। क्योंकि क्या हुआ कि हमने मृत्यु दर पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। 4 बच्चे होते थे तो चारों को ही बचा लिया जाता था, परिवहन की सुविधा हो गई थी। तुरंत आपको पता है आजकल बच्चे के बुखार भी होता है, तुरंत भाई चलो महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ ठीक नहीं हुआ चलो रेवाड़ी, रेवाड़ी ठीक नहीं, बच्चे को दिल्ली या जयपुर ले चलते हैं, ठीक है। और समय पर इलाज होने से वो बच्चा बच जाता है। तो 1981 में क्या हुआ, जनसंख्या में विस्फोट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन छोटा बनता है, वन वर्ड क्वेश्चन की जनसंख्या में विस्फोट कब हुआ था, 1951 में। या तीव्र गति से जनसंख्या कब बढ़ी थी, 1951 तक। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। किसके कारण, कि मृत्यु दर पर पूर्ण क्या कर दिया था, कंट्रोल कर लिया गया था और जन्म दर निरंतर बढ़ती जा रही थी। और औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, 2.2% थी, यानी कि 100 लोगों पर कितने लोग बढ़ रहे थे, 2.2%। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को प्रारंभ किया गया था। यानी कि 1947 के बाद विकासात्मक कार्य किए गए थे, अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा था, और जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में क्या हो गया था, सुधार हो गया था, जीवन शैली बदल गई थी। अच्छे से लोग टाइम टेबल के अनुसार लग गए थे, संतुलित यानी कि बैलेंस डाइट लेने। बारी बारी फोन करके थोड़ा, ठीक है। और परिणाम स्वरूप और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या थी, ऊंचे थी और वृद्धि दर उच्चतर होती गई। और इसके अतिरिक्त जो तिब्बती थे, तिब्बत से जो लोग आए उनको तिब्बतियों, बांग्लादेशियों और नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद शरणार्थी पाकिस्तान के लोग थे, वो हिंदुस्तान में आकर रहने लगे, और तिब्बती आकर रहने लगे, और बांग्लादेश के जो लोग हैं, नेपाल के जो भारत में आने लगे, उन्होंने इस जनसंख्या वृद्धि में भी विशेष योगदान दिया। जिसके कारण 1951 से 1981 के बीच में क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई। फोर्थ अवस्था है 1981 के बाद, यानी कि 1981 के पश्चात से लेकर और वर्तमान एट प्रेजेंट यानी कि 2020 तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी हुई है, यानी कि वृद्धि दर ऊंची बनी हुई है, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने भी लगी है। जो जनसंख्या वृद्धि 2.4 थी, उसके बाद 2.2 हुई, और अब जनसंख्या वृद्धि 1.6% तो बनी हुई मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए असोदित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। ये बदलाव कैसे हुआ कि धीरे धीरे हमारी जनसंख्या घटने लगी, यानी जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इसके लिए कई डेवलपमेंट किए गए, कई विकास किए गए। क्या था, देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि की गई। पहले छोटी आयु में लड़के या लड़कियों की शादी की जाती थी। हेलो हेलो, छोटी आयु में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जिसके कारण मृत्यु दर भी बढ़ रही थी। और क्योंकि प्रसव के दौरान बहुत सी जो औरतें थी वो मर जाती थी, एक्सपायर हो जाती थी, और प्रसव के दौरान बच्चे भी मर जाते थे। इसके कारण विवाह की आयु क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। पहले 16 वर्ष थी, उसके बाद क्या कर दी गई, लड़की की आयु 18 वर्ष, लड़के की एज एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी है, 21 वर्ष। यानी कि शादी के एज के लिए लड़की कितनी इयर्स की होनी चाहिए, 18 वर्ष, और लड़का कितना होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। तो विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार पर भी बल दिया गया। क्योंकि पहले औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। इसके लिए हमारी सरकार ने स्त्री शिक्षा के लिए निःशुल्क लड़कियों की शिक्षा की सुविधा की गई।
तक आज भी हमारी सरकार लड़कियों की शिक्षा पर काफी पैसे खर्च करती है, ताकि जिन परिवार, जो गरीब परिवार है, जो बेटियों को नहीं पढ़ा पाते, और लोगों की सोच बदली, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने समझा कि औरतें हमारे घर के, लड़कियां हमारे घर पर बोझ नहीं होती है, इसलिए उनको पढ़ाना चाहिए। के पढ़ने से दो परिवारों के अंदर सुधार देखा जाता है, इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, और विश्व विकास द्वारा बताया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को पार से करे जाएगी। एट प्रेजेंट हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़। बार बार नरेंद्र मोदी बोलता है ना 131 या 130 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की, और ये विश्व विकास रिपोर्ट है वो बताता है कि 2025 यानी कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श कर जाएगी। अब तक किया गया विश्लेषण बताता है कि औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विभिन्नता पाई जाती है। किसी स्टेट के अंदर जनसंख्या वृद्धि उच्च है, तो किसी स्टेट के अंदर जनसंख्या वृद्धि कैसी है, निम्न है। क्लियर है? जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे 1991 से 2001 के दौरान, 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दरें सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है, और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। निम्न वृद्धि दर वाले कौन कौन से राज्य बताए हैं मैंने? केरल साउथ का है, केरल साउथ का, कर्नाटक, तमिलनाडु साउथ के, इंडिया के साउथ स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ईस्ट की साइड पुदुचेरी में भी भरवाए जा सकते। कौन कौन से राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी और गोवा। जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई, और केरल में 9.4 में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई है। सबसे निम्न वृद्धि दर कहां पर है कि केरल में पाई जाती। केरल में 9.4 में न केवल यह इस वर्ग के राज्यों में, यानी कि इस वर्ग के में मतलब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में ही नहीं, पूरे देश के अंदर यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कैसी है, निम्न पाई जाती है। देश के उत्तर पश्चिम के जो राज्य हैं, उत्तर पश्चिम का मतलब है जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर पश्चिमी और उत्तरी तथा उत्तर मध्य भाग में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा जो मैं बताई, उत्तर में उत्तरी उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र तरफ जब जाते हैं तो दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा इन राज्यों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दरें पाई जाती है। यानी कि उत्तर के और उत्तर पश्चिम और पूर्व के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर दक्षिणी राज्य मीन्स केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनकी तुलना में ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दरें पाई जाती है। इस पेटी के राज्यों जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, सिक्किम है, असम है, पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर है, केरल में है, और उच्च वृद्धि दर के अगर क्षेत्र भरवाएं तो हम उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व भरेंगे, और राज्य पूछा जाए तो गुजरात में उच्च है, महाराष्ट्र में उच्च है, राजस्थान में उच्च है,
पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर कितनी पाई जाती है? 20 से 25% पाई जाती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है? मोनिका यादव, मोनिका, यहाँ तक किसी चैप्टर में पॉइंट्स में दिक्कत? दिशा सैनी, करीना राजपूत, समझ में आ रहा है बेटा? करीना। नेक्स्ट हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं कि भारत में जनसंख्या जो वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पाप है, इसके किशोरों की वृद्धि है, यानी कि सबसे यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर पाई जाती है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? यहाँ पर किशोरों की वृद्धि ज्यादा है। वर्तमान में किशोर अर्थात किशोर किन्हें कहेंगे? 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश कितना है टोटल पॉपुलेशन का? 22% हमारी पॉपुलेशन क्या है? किशोर है, यंग है। और ये कब का डाटा है? 2001 के अनुसार, जिसमें 53% किशोर और 47% किशोरियां सम्मिलित होती है, यानी कि लड़के 53% किशोर है इंडिया की पॉपुलेशन में और 47% क्या है? लड़कियां। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं उच्च होती हैं, ठीक है। और इन्हें क्या समझा जाता है? उच्च संभावना से युक्त युवा जनसंख्या समझा जाता है। यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित किया जाए, दिशा निर्देश न किया जाए, तो वे काफी सुभेद भी हो सकते हैं। यानी कि 10 से 19 वर्ष तक के बच्चे, तुम्हारी एज के बच्चों को सही गाइडलाइंस नहीं दी जाए, सही दिशा निर्देश नहीं दिया जाए कि बेटा ये काम गलत है आपके लिए और ये काम सही है, तो अगर टाइम पे सही दिशा निर्देश किया जाए तो वो आगे बढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा डाइवर्ट हो जाता है अपने पद चिन्ह से, यानी कि जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, टीचर्स जो डायरेक्शन बताते हैं उस डायरेक्शन में जाएं, अपने पेरेंट्स जो बताते हैं उस डायरेक्शन में जाएं, तो वो आगे प्रगति करते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। और जो उस दिशा को छोड़कर गलत दिशा की ओर जाते हैं तो क्या होता है? उनका पतन होना शुरू हो जाता है और उनका डेवलपमेंट नहीं होता और वो समाज के ऊपर क्या हो जाते हैं? बोझ हो जाते हैं और आने वाली लाइफ में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते हुए जो टीचर्स है, जो आपके पेरेंट्स है, जो गाइडलाइन देते हैं कि बेटा इसके साथ आपको रहना चाहिए, इसके साथ नहीं, ये ऐसे आपको करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो उन बातों को अगर बच्चा मानता है, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की बातों को फॉलो करता है, वो बच्चा आगे प्रगति करता जाता है और आने वाले समय में देश का, माँ बाप का, टीचर्स का, स्कूल का नाम रोशन करता है। और जो बच्चे इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, नेगेटिविटी की ओर जाते हैं, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है और समाज के लिए वो धिक्कार, आने वाले समय में धिक्कार के योग्य बन जाते हैं। जहां तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ विवाह की निम्न आयु वर्ग। क्या बात है कि किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, सामने अनेक चुनौतियां हैं कि वो किशोरों में क्या भावना उत्पन्न करे कि उनकी जो मान लो किशोर बिगड़ जाते हैं, इसके लिए कई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। एक तो कुछ विवाह की निम्न आयु होती है, निरक्षरता इसके कारण भी बच्चे हैं, अनपढ़ता के कारण भी गलत डायरेक्शन को पकड़े लेते हैं। स्त्री निरक्षरता और लड़कियों के पढ़े लिखे न होने के कारण भी वो लड़कियां डाइवर्ट हो जाती है और अच्छे बुरे का समझ नहीं पाती हैं। विद्यालय विरत छात्र, यानी कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं बीच में, जैसे बंक मारना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। और पोषकों की निम्न ग्राह्यता, यानी कि उनको जो पोषण मिलना चाहिए वो सही
पर नहीं मिल पाता, गाइडलाइन है वो सही लाइन पर नहीं मिल पाती। किशोरी माताओं में उच्च मातृत्व मृत्यु दर, और जो किशोर माताएं बच्चों को जन्म देते हैं वहां पर क्या होता है, ज्यादा मृत्यु दर होती है। HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता और औषध का दुरुपयोग, यानी कि इस एज में बच्चे औषधियों का भी दुरुपयोग करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि कई बच्चे अपनी बॉडी को बनाने के लिए, अपने फिगर को बनाने के लिए अनेक दवाइयों का सेवन करते हैं जो उनके लिए दुरुपयोग होता है, अच्छा नहीं होता। इन दुरुपयोग के कारण या मदिरा पान के दवा सेवन के द्वारा किशोर अपचार और अपराध करना कर देते हैं। इसलिए इस एज में बच्चों को वही कार्य करने चाहिए जो हमारे समाज चाहता है, जो टीचर चाहता है, जो पेरेंट्स से चाहता है। उन्हें जो औषधि के जो प्रयोग है डॉक्टरी की सलाह के नहीं करना चाहिए, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो वास्तव में देश की हित चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई, यानी कि किशोर लड़की और लड़कियों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो शिक्षा विभाग है उसने इनको सही शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नीतियां बनाई ताकि उनको गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसमें विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया है। एक युवा नीति बनाई गई, युवाओं के डेवलपमेंट के लिए कई प्रोग्राम हमारी सरकार करवाते हैं ताकि हमारे युवा उन प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट बने और अपना डेवलपमेंट कर सके। 2003 में प्रायोजित की गई भारत सरकार की युवा नीति कब प्रायोजित की गई थी? 2003 में प्रायोजित की गई थी। युवाओं और किशोरियों के चौमुखी विकास पर बल देती है, यानी कि युवा नीति क्या थी, इसमें किशोर और किशोरियां यानी कि लड़का और लड़कियों के विकास के लिए उनके विकास के पर बल देती है ताकि देश के रचनात्मक विकास में वे अपने उत्तरदायित्वों का क्या करें, निर्वहन करने में सक्षम हो। उनका देशभक्ति और उत्तरदायी नागरिक के गुणों को परबल बनाना भी रहे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में उनको सशक्त बनाना है। युवा नीति का मेन उद्देश्य क्या है? कोई भी निर्णय लें तो उसमें युवा जो बच्चे होते हैं उनकी भी सहभागिता शामिल की जाए, और कोई भी सुयोग्य नेतृत्व करना है या किसी टीम का नेता बनाना है तो उनमें युवाओं को शामिल किया जाए ताकि युवा सशक्त बन सके। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया ताकि पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में समानता लाई जा सके। किसी स्टेट के अंदर क्या होता है कि औरतों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, अशिक्षिता के कारण ऐसा होता है। तो युवा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? युवा और महिलाओं की स्थिति में समानता लाई जा सके। इनके अतिरिक्त युवाओं के स्वास्थ्य की और क्रीड़ा और प्रमोद, रचनात्मक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए परिवर्तनों के बारे में जागरूक ताकि सोचे समझे प्रयत्न किए गए। जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है, जिससे अनेक प्रकार की समाज के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। फिर भी जनसंख्या की जो वृद्धि प्रारूप की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की हमें क्या करनी चाहिए? पड़ताल करनी चाहिए। सामाजिक संगठन का मतलब होता है कि जो हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या है वो नगरीय है या शहरी है। नगरीय क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और शहरी क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता, वो गलत डायरेक्शन क्यों चले जाते हैं।
शहर के बच्चों का सही डायरेक्शन क्यों नहीं हो पाता, इन सभी फैक्टर्स का हमें अध्ययन करना चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो वो बच्चा पूछ सकता है। एनी स्टूडेंट्स जिसको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो वो बच्चा पूछ सकता है। दिशा सैनी, अनीता, किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो, मोनिका यादव, जतिन, किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। इस लेसन को आगे बताएंगे संगठन ग्रामीण समाज की क्या समस्याएं हो सकती है, शहरी क्षेत्र की क्या और किस